अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 2022 बरोज़ जुमा आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। आज लाहौर हाई कोर्ट में फिर बड़ा अहम दिन है। इसी तरह इलेक्शन कमीशन के पास भी बहुत अहम दिन है। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी 4 आइनी दरख्वास्तें लगी हुई हैं। इलेक्शन कमीशन के सामने 25 जो MP हैं उनकी किस्मत का फ़ैसला होना है। सबसे पहले गुफ्तगू कर लें हमज़ा शरीफ के हलफ के हवाले से। इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत बड़ी ज़बरदस्त समाअत थी, हंसी मज़ाक अदालत की प्रोसीडिंग के दौरान रहा। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस अदालत में पेश हुए। मैं और इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब भी अदालत के अंदर मौजूद थे। 5 रुकनी बेंच है। एडवोकेट जनरल पहले पेश हुए। बेंच ने कहा कि आइन अपना ऑर्डर 27A CPC के तहत एडवोकेट जनरल ही है, तो एडवोकेट जनरल अहमद अवैस साहब ने अपने दलाइल दाखिल कर दिए हैं। उन्होंने एक अदालत की मुआवनत की है। बाकी एडिशनल एडवोकेट जनरल जो जवाद हैं वो अपने तरीक़ को देना चाहते हैं, वो हुकूमत पंजाब को रिप्रेजेंट करेंगे। एडवोकेट जनरल पंजाब इस वक्त अहमद अवैस ही हैं जो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और उन्होंने अपनी ड्यूटी जिस तरह से भी देनी है वो फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे। फिर इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब ने दलाल का ज़िक्र किया। अपने हवाले से वो बतौर चूँकि जज भी रहे ये PCO के जजेस के दौर में, और वो ज़िक्र किया उन्होंने कि 1400 केसेस जो हैं उन्होंने फ़ैसला किया है। और जैसे सदाकत अली ने कहा कि वो भी आपके सामने पेश होते रहे हैं, मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ। और इसमें वो ज़िक्र करते रहे कि ख़ातून को मैडम कहा, वो नाराज़ हो गई। ख़ातून ने कहा कि मैं मैडम नहीं हूँ, मैं मिस हूँ। और अदालत में मुस्कुराहट के बादल बिखर गए। और असेंबली में जो कुछ हुआ आप ये कह रहे हैं गवर्नर का इख्तियार है। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। गवर्नर ने यही कहा मैं हलफ नहीं लेगा। अहमद अवैस साहब ने कहा, गवर्नर ने कहा मैंने हलफ लिया है, इसलिए हलफ लेना है। इसी सदर पाकिस्तान को ख़त लिखा। मैंने गवर्नर और सदर के तबादले की 5 कापियाँ पढ़ी हैं। एडिशनल ट्रिब्यूनल अदालत को बताया। वो अदालत के सामने वो जो कॉरस्पॉन्डेंस है वो सारी पेश की। और अदालत का इस्तफ़ार था कि क्या स्पीकर सेक्रेटरी जो है मुबैना वज़ाहतों के मुतालिक रिपोर्ट दे सकता है। वो आर्टिकल 130 के हवाले से ज़िक्र आया, आर्टिकल 108 का ज़िक्र आया। और अदालत ने यह भी सवाल किया कि दरख्वास्त काबिल समाअत भी है कि नहीं। गवर्नर ये नहीं कह सकता वो हल्फ नहीं ले सकता। गवर्नर रिजेक्ट कर सकता है कि इन वजूहात पर वो हल्फ नहीं ले सकता। ये बाद वाली बात है, कर देते हैं। अज़हर सिद्दीक परेशान हो गया। अदालत ने रिमार्क्स पर क्या क्या लगाया। वो इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब क्या बैठे कि ये अगर इनकार करता है गवर्नर तो ये ट्रीज़न होगा। मैंने फिर अदालत को बताया, मैंने कहा कि सवाल ही पैदा होता है, ट्रीज़न वायलेशन होगी। ट्रीज़न कहाँ से आ गया ये? इस पर उनका कहना था भाई ट्रीज़न सब पे लगती है। मैं इत्तेफाक नहीं करता इस बात से। ट्रीज़न की पोजीशन कुछ और है, कानून की वायलेशन, आइन की वायलेशन और है। ये मैंने इसलिए अदालत के सामने रखा। और ज़माने भर ने देखा, मीडिया पर रिपोर्ट हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, डिप्टी स्पीकर इजलास छोड़कर चले गए और डिप्टी स्पीकर ने इलेक्शन जो है वो गैलरी में जाकर करा दिया। उन्होंने कहा जी मैं चैलेंज करता हूँ कि वो स्पीकर जो है ना गैलरी में खड़े होकर 50 अफराद के नाम नहीं बता सकता। और उसने पूरा इलेक्शन करवा दिया। कानून कहता है कि गवर्नर पहले वज़ीर आला का हल्फ लेने का पाबंद है। इस पर अदालत ने फिर कहा कि आप ख़त्म करें। इसके बाद सिद्दीक एडवोकेट ने भी दलाइल देने, और मैंने बड़ा वाज़ेह कहा, मैं तो 15 मिनट में यह दलाइल ख़त्म कर दूँगा, मेरा इशू कुछ और है। और गवर्नर के पास जब पहुंचा तो मामला मुतनाज़ा हो चुका था। सेक्रेटरी और पूरी दुनिया ने देखा किस तरह अंडे और सोटे, बस ये बात करते रहे। अगर वज़ीर आला पहली दफ़ा मुंतखब होता, ये क्वेश्चन बनाने की आर्टिकल 130 बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, ये पहली दफ़ा के हवाले से है। लेकिन अगर दूसरी बार आए तो गवर्नर पाबंद नहीं। इस पर अदालत का इस्तफ़ार था कि इलेक्शन दुरुस्त हुआ या गलत कौन तय करेगा। इस पर मैं भी कहा कि ये अदालत ने एक तय करना है।
लेकिन एक ख़ास वक्त के लिए गवर्नर भी कर सकता है। अदालत का इस्तेमाल ये कैसे कर सकता है, मैं कानून के मुताबिक बता सकता हूँ, किसी गवर्नर किसी को जवाब नहीं देगा। और फिर आर्टिकल 248 के हवाले से बताई हुई, फिर वो टोटल बात हुई कि आर्टिकल 48 बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, 15 दिन और 25 दिन के लिए समरी, यानी वो बताना था कि टाइम कोई नहीं है। तो ये अगर हलफ भी लेना था स्टैंड में तो 25 दिन तक ये चल सकता था। अदालत ने 16 तारीख को इलेक्शन हुआ, पहला ऑर्डर 24 को दे दिया, दूसरा ऑर्डर 27 को दे दिया, तीसरा ऑर्डर 29 को दे दिया। तो ये मुख्तलिफ डेटें बहुत तेज़ी है, ये बदनीति पर मबनी है ये सारी बातें। लेकिन यहाँ ये नहीं कह रहे कि गवर्नर के पास जाएंगे, डिप्टी स्पीकर ने मिसकंडक्ट किया और जो है ना वो पूरा प्रोसेस है इलेक्शन का। यहाँ स्पीकर ज़ख्मी हुए और ये सारी बातें हैं। आप कहते हैं हल मिलने से इनकार नहीं किया जा सकता, मगर मुस्तरद किया जा सकता है। आप तकीद करके चले जाएंगे, हमारे सर के ऊपर से गुजर जाएगी। आप अपने दलाल वाज़े अंदाज में दे। ये पीटीए के यानी इम्तियाज़ सिद्दीकी से पूछा गया, पंजाब असम्बली के आधे मेंबरान कहते हैं इलेक्शन जाली है, ये हमारे सामने कह देते तो तौहीन अदालत लग जाएगी। इलेक्शन करवाने का हुक्म तो 2 रुकनी बेंच ने दिया था, आपने इस फैसले को अभी तक चैलेंज नहीं दिया। इलेक्शन के हुक्म के मुतालिक नहीं कह रहे, सारा प्रोसेस जाली था, वो जो कुछ हुआ इस बुनियाद पर जाली कहते हैं। वो जो इलेक्शन कराने का कहा था वो साफ शफाफ इलेक्शन कराने का था। इसमें मैंने 2 लीगल नोटिस दिए हुए हैं ऑलरेडी, डिप्टी स्पीकर को दिए हुए हैं, उसके डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से मैंने मामला भेजा हुआ है स्पीकर को, ये वो सारे हैं। और यहाँ जो बुनियादी तौर पर जो बात सामने आई है कि ये सारा इलेक्शन का प्रोसेस जो है ना, जो कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुआ, कानून के मुताबिक नहीं हुआ, इबहाम बहुत हैं, ये वो सारी चीज़ें हैं अदालत के सामने वो रखी हैं। अदालत बड़े तहम्मुल से सुन रही है, बहुत तहम्मुल से सुन रही है अदालत, पूरा मौका दे रही है कि आप अपना केस बिल्ड करें। इसमें फिर जो एक ख़ास सवाल था जो मैंने डिवीज़न बेंच के सामने लेके आया था, सदर मोहतरम के बारे में नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल था, चुनाव नहीं था ठीक तरह, ठीक है ना जी। और जो लफ्ज़ ख़ास तौर पर आए जिसमें मैंने फिर अदालत को बताया कि आर्टिकल 5 की वायलेशन की बात की तो अदालत ने वो मुअत्तल किया होता। सदर एक एजाज़ रखते हैं, सदर की अपनी एक तौकीर है, गवर्नर की अपनी एक तौकीर है, ठीक है ना जी। और यहाँ कई चीज़ों के हवाले से जब सारी बातें सामने आती हैं वहाँ से आप समझ सकते हैं कि मसाइल किस तरफ चल रहे हैं। इसके बाद मैंने बाहर मीडिया से जो गुफ्तगू, एडवोकेट जनरल के बाद जो मीडिया से गुफ्तगू की, ज़रा वो सुन लीजिएगा। कोर्ट के सामने 3 अपीलों की समाअत जो गवर्नर को वज़ीर आला पंजाब के हलफ के हवाले से मुख्तलिफ ऑर्डर्स पास हुए थे, उसके हवाले से समाअत जारी है। अदालत की टोटल मुआवनत की गई है कि एक ही काम के लिए बहुत तेज़ी दिखाई गई, यानी सब गवर्नर के पास टाइम मौजूद था, सदर के पास भी वक्त मौजूद था। ये कहा गया कि बाकायदा लाजमी नहीं है कि वो सदर पे पाबंदी हो कि 25 दिन के हवाले से वो समरी को देख सकते हैं, लेकिन गवर्नर ने जो गैर कानूनी इलेक्शन था, जो इलेक्शन हाउस के अंदर नहीं हुआ था, बहुत सी इलीगैलिटीज़ है, बहुत गैर कानूनियाँ थी। ये सेक्रेटरी पंजाब असम्बली ने मामला गवर्नर साहब को भिजवाया, गवर्नर ने उसके ऊपर आईनी जिम्मेदारी को सामने रखते हुए वो बकदरे पाकिस्तान के पास भिजवाया। लेकिन इस दरमियान एक रिट आ गई और ऑर्डर किया गया सदर साहब को, अभी बाकायदा ख़त लिखा गया था गवर्नर साहब को, एक और रिट आ गई और उसमें भी ऑर्डर कर दिया गया। फिर तीसरी रिट आ गई अदालत के सामने और अदालत के सामने ये भी बताया कि आइन के आर्टिकल 248 के तहत सदर को और गवर्नर को इम्यूनिटी है, उनके बारे में कोई ऑर्डर जारी नहीं किया जा सकता, ना उनको कोई नोटिस जारी हुए, ना बाकायदा मुआवनत मांगी गई। आर्टिकल 27A के हवाले से भी जो नोटिस हुआ वो गलत है, वो बाकायदा कानून के मुताबिक नहीं है। सबसे अहम जो है, जो आखिरी रिट दायर की गई 29 तारीख वाले दिन, उसमें सदर पाकिस्तान के बारे में, गवर्नर साहब के बारे में बहुत ही काबिल एतराज़ रिमार्क्स इस्तेमाल किए गए, जो हमने 30 तारीख को इंट्रा कोर्ट अपील में रखे थे। वो सदर के शयान शान नहीं थे, न सदर को फरीक बनाया गया, न सदर को सुना गया। अदालत की तरफ से एक रिमार्क्स है कि क्या अगर ओथ हो गया है तो क्या अदालत इसको सेटिस्फाइड करती है। इस पर अदालत को बताया बिल्कुल कर सकती है। अदालत ने कानूनी तौर पर ये सारे मामला देखने हैं।
एडवोकेट जनरल साहब अहमद अवैस साहब आज अदालत में पेश हुए। अदालत ने इनका 27 का नोटिस बाकायदा माना और एडिशनल एडवोकेट जनरल को जो अपने आप को एडवोकेट जनरल के हवाले से बात करते थे, उनकी बात को इस हवाले से नहीं माना गया कि आप सूबाई हुकूमत की तरफ से जवाब दाखिल करना है वो कर सकते हैं। एडवोकेट जनरल साहब अहमद अवैस साहब आज भी अपने ओहदे पर कायम है और अदालत ने बड़ा वाज़ेह तौर पर इनका जवाब कबूल किया है और बहस भी जो है अहमद अवैस साहब करेंगे। थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। हज़रत सिद्दीक़ साहब ने बड़ी वजाहत से बुनियादी बातें कर दी हैं और मैं ये कहूँगा कि इसमें एडवोकेट जनरल पंजाब 140 जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रोविजन है, एक आर्टिकल है, उसके तहत मेरी अपॉइंटमेंट है और मैं मुस्तकिल जब से मेरी अपॉइंटमेंट हुई है मैं एडवोकेट जनरल पंजाब हूँ और यही वजह है कि उन्होंने 27A का नोटिस के जवाब में जो मैंने सबमिशन दी है, रिप्लाई दिया है, उसको उन्होंने कबूल किया है और उसको पढ़ा है। उन्होंने कहा कि हमने उसको पढ़ लिया है बाकायदा। और जब पूछा उससे हमारे जो एडिशनल एडवोकेट जनरल जो अपने आप को पोज कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि जी आपने कोई दाखिल किया? उसने कहा जी मैंने तो कुछ नहीं दाखिल किया। उन्होंने कहा हाँ, आपने अगर कोई गवर्नमेंट के बिहाफ पे कोई चीज़ दाखिल करनी होगी तो आप कर देना। तो बात बड़ी वाज़ेह है। अब हमें जो बात बहुत सारे खदशात ये हैं कि यही केस जो ये लार्जर बेंच के सामने है, इसी केस में मुझे आने से रोका गया और इसी केस में मुझे ये कहा गया कि तुम अदालत की मामलत नहीं करोगे इस केस के। और यही वजह है कि उन्होंने इसी केस की फर्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग के ऊपर एक दिन पहले उन्होंने बाकायदा ऑफिस से मुझे फिज़िकली बाकायदा पुलिस जो कि IG पुलिस ने भेजी थी, पुलिस के होते हुए मुझे वहाँ से मेरे दफ्तर से इन्होंने मुझे फिज़िकली निकाला गया है और उसको लॉक कर दिया। और मुझे अब इतला मिली है क्योंकि हमारा इस केस से मुतल्लिक़ रिकॉर्ड, मेरे नोट्स जो थे मैंने जो तैयार किए थे बहस के लिए, वो डिस्ट्रॉय किए गए। इसलिए मैं आपको जाके खोल के देखना चाहता हूँ कि वो मेरे नोट्स वहाँ मौजूद हैं और डिस्ट्रॉय किए गए हैं। तो कौन कौन मुलविस हैं और उनके खिलाफ बाकायदा तौर पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी, कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। एक बात और आपको बता दें, एडवोकेट जनरल पंजाब साहब इस वक्त अपनी इस पोस्ट के ऊपर मौजूद हैं और यही एडवोकेट जनरल पंजाब है। और एक सवाल ये भी आया कि काबीना ही नहीं है। जब काबीना नहीं है, एडवोकेट जनरल साहब को हटाया नहीं जा सकता। ये अदालत के सामने भी बात रखी है कि अभी भी और चीफ मिनिस्टर जो भी कोई ऑर्डर कर रहा है वो सब गैर कानूनी है। जी, आपने मीडिया से गुफ्तगू सुन ली है। मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे ये कुछ 4 रिटें हैं जो आज सुबह समाअत के लिए मुकर्रर हैं जनाब चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब के पास। बैकग्राउंड पे वो रिटें भी चल रही हैं और लग भी रही हैं। सबसे पहली रिट जो है ये को वारंटों की है। ये फ़ाइल की है मोहम्मद सिब्तान खान ने, ज़ैनब उमर ने, मियाँ मोहम्मद असलम इकबाल, सैयद अब्बास अली शाह और एहसन सलीम बरियार ने फ़ाइल की है ये रिट। और इसमें प्रोविंस ऑफ पंजाब, डिप्टी स्पीकर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर पंजाब, सेक्रेटरी प्रोविंशियल असेंबली और हमज़ा शहबाज शरीफ को फ़रीक बनाया है। और इसमें बड़ी कानूनी पेचीदगियाँ ख़ास तौर पर आर्टिकल 63A के हवाले से, फिर जो है बाकी जो हिस्ट्री है 16 अप्रैल का जो इलेक्शन है वो सारा प्रोसेस करने के बाद कहा है कि ये को वारंटों की रिट किस इख्तियार के तहत वो चीफ मिनिस्टर पंजाब बने बैठे हैं और उनका जो नोटिफिकेशन है वो डिक्लेयर किया जाए वाइड एबिनेशियो और चीफ मिनिस्टर की जो सीट है वो खाली तस्वर की जाए और इलेक्शन जो है वो कानून के मुताबिक करने की इजाज़त दी जाए और चीफ मिनिस्टर को मज़ीद काम करने से रोका जाए। मैं इसके अंदर ज़िक्र कर रहा हूँ मैं कि मुख्तलिफ़ नोटिफिकेशन मैं लगा रहा हूँ कि किस तरह वो गैर कानूनी इख्तियारात भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मुस्तफ़ा इम्पैक्स केस की वायलेशन भी है। दूसरी रेट जो है वो मुश्ताक मोल साहब ने फ़ाइल की है और उन्होंने भी बुनियादी तौर पर चीफ मिनिस्टर के हवाले से है कि गैर कानूनी तौर पर काबिज़ हैं। तीसरी अहम रेट है वो एडवोकेट जनरल अहमद अवैस ने की है कि जो उनको ओहदे से हटाया गया गैर कानूनी तौर पर है। मुस्तफ़ा इम्पैक्स का केस है और मुख्तलिफ़ लेटर्स जो हैं जो 16 मई को जारी किया गया उसको गैर कानूनी डिक्लेयर करने का कहा है उन्होंने।
इसकी भी समाअत होनी है। इसी तरह एडिशनल एडवोकेट जनरल या असिस्टेंट 4 एडिशनल एडवोकेट जनरल और 6-7 असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने ये पिटीशन फाइल की है। यहाँ भी मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स केस का जिक्र करके बाकी चीज़ों को सामने रख के कि अभी गवर्नमेंट नहीं है, इनको हटाया नहीं जा सकता, इनको हटाया नहीं जा सकता। 17 मई का नोटिफिकेशन है जो चैलेंज किया है और कहा है आइन के आर्टिकल 129, 139 और 140 के तहत रूल्स ऑफ बिज़नेस के मुताबिक ये जो तैनातियाँ हैं ये गैर कानूनी हैं। इन सब की जो समाअत है जनाब चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी की अदालत में होनी है। आज सुबह समाअत होगी तो गहमा गहमी का दिन रहेगा। आखिर में ख़त्म करने से पहले इलेक्शन कमीशन के सामने है मामला, वो हेयरिंग का नोटिस चल रहा है, मैंने ट्वीट भी किया हुआ है उस पर। और इलेक्शन कमीशन ने क्या करना है, कोई इख्तियार नहीं है उसका। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ गया है, वोट डिस्कार्ड होने हैं, डिफेक्शन हो चुकी है, इसमें वोट डाल दिए हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इलेक्शन कमीशन टेक्निकलिटीज़ की तरफ जाने की कोशिश करेगा और डिसीट वो कर देगा। मैं नहीं समझता कि डिसीट से रोका जा सकता है इस सारे मसले में। डे लाइट रॉबरी है, दिन के उजाले में ये सारा काम किया गया। जाने तो जाने, गुल न जाने, बाग तो सारा जाने है। और ये सारे वो सबूत हैं जिसकी बुनियाद पर ये इलेक्शन जो है 25 मेंबर की डी सीट हो जाएंगे। उसके बाद वैसे तो हमजा भी अक्सरियत खो बैठे हैं और वो गैर कानूनी तौर पर ये वज़ारत आला पंजाब के सीट पर काबिज़ हैं। बहरहाल इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला भी कल का अहम होगा। MNA का केस मुख्तलिफ है, MP का केस बहुत ही मुख्तलिफ है। डी सीट होना है और यूँ 25 सीटें जब यहाँ खाली हो जाएंगी, 5 रिज़र्व सीटों पे वापस आ जाएंगे PTI के, तो फिर अक्सरियत इनके साथ हो जाएगी। 1-2 वोटों, 2-4 वोटों का फ़र्क, वो असेंबली चलती या नहीं चलती वो एक अलग इशू है, लेकिन डिफेक्शन नहीं हो सकेगी किसी सियासी जमात की। ये एक अच्छा फ़ैसला है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट बहुत अहम किरदार अदा करेंगे। कोई पता नहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLQ के कैंडिडेट के साथ आ खड़ी हो। हाँ, प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले बताता चलो, मेरी GNN पे आरफ हमीद भट्टी साहब के प्रोग्राम और सईद कायद साहब के प्रोग्राम और बड़ी तफसीली बात हुई, खबर है हमें। जो मेरा नुक्ता नज़र है अगर आप सुनिएगा, मैंने बड़ी वजाहत के साथ कुछ चीज़ें बयान की हैं। सारा अपना हाइब्रिड ऑपरेशन रजीम चेंज जब ये चल रहा था, हर एक को पता था कि काम क्या होने हैं। इन्होंने 6 काम सोचे हुए थे। ये प्रोग्राम रिकॉर्ड की बात है, मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा कि मुझे पता है इन्होंने ट्रांसफर, पोस्टिंग, फील्डिंग ये सब तय था। चेयरमैन नैब कौन लगाना है, तब्दील करना है, ये सब तय था। मेंबर इलेक्शन कमीशन कौन लगाना है, क्या लेना है, ये सब तय था। ISI के हवाले से नीचे लाने की ये सब तय था। केयर टेकर सेटअप अगर इलेक्शन करवाते हैं आगे तो ये सारी चीजें तय थी। और उसका सबूत कैसे मिलते हैं आपको? आप यूं ले लें, मिसाल के तौर पर आते ही इन्होंने अपना ECL से जैसे नाम निकाले, जितने करप्ट और जितने माफिया, यानी आज तक पाकिस्तानी तारीख में से ऐसा नहीं हुआ, एक जुम्बिश कलम से वो निकाल दिए। फिर आपके सामने मौजूद है नैब, यानी FIA का बड़ा सीधा केस है। और जो पुराना अभी तो मैं अपने हवाले से जिक्र नहीं कर रहा, जो नैब के कॉन्टेक्स्ट में, यानी मैं मरीम नवाज के केस में स्पेशल प्रोसिक्यूटर हूँ। यानी मुझे इस तारीख के ऊपर मैंने उन्हें पूछा कि मैंने आना है, उन्होंने कहा नहीं आना। इम्तियाज सिद्दीकी ने अपने आप को विड्रॉ कर, मैंने कहा जी मैं विड्रॉ क्यों करूं सारे मामले से? अगर विड्रॉ करना है तो आप करें विड्रॉ, मुझे मैं वाई शुड आई, मैं नहीं, मैं गया नहीं। वो यहाँ थी कि मेरा लार्जर बेंच का केस लगा हुआ था लाहौर हाई कोर्ट में। लेकिन एक बात जेहन में रख लीजिएगा, ये पूरी प्लानिंग के साथ और पूरी ताकत के साथ इन्होंने पूरी काम किया हुआ था। आप अंदाजा लगाएं कि DG FIA, अगर आरफ हमीद भट्टी साहब को पता होगा कि राणा सनाउल्लाह के दौर में CDD कौन चलाता था। मैं उनकी जात के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन राणा सनाउल्लाह का क्या रिलेशन है, अच्छे दोस्त है, मेरे भी बड़े अच्छे दोस्त है, लेकिन पर अफसोस होता है इस सारे मसलों को सामने रखते हुए। तो ये सिर्फ इतना नहीं है, आपने कई तब्दीलियां, कई कवानीन के हवाले से अभी तो आने वाले दिनों में देखेंगे आप कि कौन कौन से कानून का सत्यानाश करना था, वो सारा कुछ मार्केट में दस्तयाब है। यानी मैं नहीं ऐसी कोई बात कर रहा। और इनके अपने जो ग्रुप हैं, जो हमारे लॉयर्स भी विंग के जो लोग हैं, वो वहां बैठ के बातें हो रही हैं
कि क्या क्या करना है, हमने क्या क्या कर रहे हैं। और ये आते ही आप देखिए फर्क क्या डाला आपने, FIA बदली, यानी सेक्शन 20 तो खत्म हो चुका है एक तरह से। आप इससे पहले पुराने सहाफियों को, रिजवान रजी वगैरह सबका हमने देखा कोई इतना सख्त एक्शन था। जो अब हो रहा है, जो बातें हो रही हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता क्या हो रहा था क्या नहीं होना चाह रहा था, लेकिन हमने डिस्क्लेमर जनाब, FIA रोजाना नोटिस जारी कर रहा है, FIA रोजाना क्या काम कर रहा है। अगर इन चीजों को उठाकर आप देखें, क्या ये वही FIA जो आज से यानी 6 साल हो गए मुझे शोर डालते हुए कि इदारों के खिलाफ अदलिया के बारे में इतना कुछ हो रहा है, कोई काम नहीं किया FIA ने। फिर पैमरा के हवाले से आप देख लें, माजरत के साथ, ये वो सारे इदारे थे जो मम बैठे हुए थे। मुझे तो खुशी हुई चले किसी तरफ हरकत तो आए, लेकिन इसके पीछे मेलाफिडी, अपना बददियानती का एलिमेंट बड़ा वाज़ेह तौर पर है। और जब ट्रेसिंग, अब ये सारा डाटा आप देखेंगे, सारी चीजें आप उठाएंगे, तो आपको इनको टेलीफोनों का रिकॉर्ड, कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ एक आप ना जितने पॉलिटिकल लीडर है ना, राणा सनाउल्लाह ले लें, फिर वो अताउल्लाह तारड़ माजरत के साथ, या बाकी सारे लोग ले लें, हसन इकबाल ले लें, आजा आसफ देख लें, आपको फरमाइशें पता लग जाएंगी कि किस किस ऑफिसर को कहाँ लगाना है, किसको फील्डिंग कहाँ करनी है, फंड क्या करना है। ये सारा डाटा आपको लिंक्स मिल जाएंगे इनके। ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। दिक्कत इस बात की है, अच्छा कमाल की बात है कि ये वही लोग जो बैठ के अदलिया की तारीफ कर रहे थे, कल जब बस खुद नोटिस दिया गया, उन सबको नींदें आ गई, नींदें आराम हो गई। किस बात की परेशान की हो तुम लोग भाई, क्या ऐसा हो गया? सुप्रीम कोर्ट ने क्या, सुप्रीम कोर्ट के पास एक मैटर, यानी आवाज़ मेरे ख्याल में हमारी कटी है। भट्टी साहब, अभी मैं ये भी सुन रहा हूँ कि अब ट्विटर पर जी वापस आ गए हैं। जी जी जी, आप बात मुकम्मल करें अदर सिद्दीक साहब, आपकी। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ सईद काजी साहब, हद होती है। यानी मुझसे किसी ने पूछा भाई, वो मैं क्या, मेरी बात सुन, एक बंदा आया है ना, आकर 27 आपने क्रिमिनल सारे जिनकी जबानते हैं, बाकी काम है, वो सारे आपने यहाँ पर लगा दिए, पोस्टिंग फील्डिंग सेट कर दी है। वो कोई बंदा महीना रुक जाता है, 2 महीने रुक जाता है, 3 महीने रुक जाता है, आप अंदाजा लगाएं बैठकर जिस तरह जो बैठकर उन्होंने तय किया हुआ शेड्यूल। अदर साहब, मैं अदर साहब, अगर आप सवाल करने की इजाजत दे दें तो इजाजत है सर। जी जी भट्टी साहब, आपसे जनाब। पाकिस्तान में तो सवाल करने पर जुबान काटने का आजकल हुक्म है। गुजारिश है कि नवाज शरीफ साहब के मनी लॉन्ड्रिंग के केस, शहबाज साहब के मनी लॉन्ड्रिंग। भट्टी साहब, जब ये हलफ लेने के हवाले से जबरदस्तियां हो रही थी, अशतर साहब जस्टिस ख्वाज अपना जवाद हसन के सामने पेश हुए थे, तो इस तरह की बात है कि गवर्नमेंट कोई नहीं है। मैंने कहा मैं रोस्टर पे चैलेंज कर रहा हूँ कि अभी हमजा शरीफ चीफ मिनिस्टर नहीं है, सारी ट्रांसफर पोस्टिंग, मैंने कहा ये कर रहे, लोकल गवर्नमेंट करे काम नहीं कर रहा, मैंने कहा वो सारा काम बैठ के वो अभी एडवोकेट देखिए इस वक्त मुस्तफा बैक्स केस आ चुका है। आप ट्रांसफर पोस्टिंग पंजाब के अंदर कम से कम नहीं कर सकते, कैबिनेट नहीं होगी, कैबिनेट यहाँ पर है नहीं। और मैंने आज क्या किया है, मैं भी तंग आ गया बहुत ज्यादा, अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया हुआ है। मैंने आज चीफ सेक्रेटरी को नोटिस दिया है 2 की तरफ से, मैं कहा वापस लो नोटिफिकेशन हमजा शरीफ का, ये गैर कानूनी नोटिस है, आप ये नोटिस नहीं जारी कर सकते, और ना ये तरीकाकार जो आपने अपनाया है ये गलत है। और सिर्फ इस हद तक बात नहीं है, हद होती है आप से अपना स्टेट्समैन के तौर पर आईनी जिम्मेदारियां, खुदारा एक आईन और कानून यहाँ पर अवेलेबल है, आपको इतनी जल्दी किस बात से है? आप तो पैकेज लेकर आए हैं, और वो जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं कि आप हुआ क्या, प्रॉब्लम यहाँ ये हुई कि वो जो बाहर जिन लोगों ने कहा, जिनकी वजह से ये गवर्नमेंट वजूद में आई, इन्होंने कहा हमें मादर पितर आजादी है, हमें यहाँ पर लोकल कोई पूछेगा नहीं। मैं उसमें नहीं बात करूंगा, आप जानते हैं भट्टी साहब डीजी ने मेरे दोस्त हैं, लेकिन आपको पता पहले ट्रांसफर हो गए थे, जब ये सारा काम हुआ वापस वहां आ गए, आते फिर वो तो कुछ यकीन दहानी हुई। नैब क्या था, मैं जानता हूँ कुछ ऑफिसर से, उन्होंने यकीन दहानियां कर दी, हम जनाब आसमान सर पे उठा लेंगे, हम आपके वफादार मुलाजिम होंगे। मैं उनके नाम मैं अभी नहीं मैं लेना चाहता, लेकिन ये वक्त बताएगा आपको। मैं ले दूं नाम, एक बंदा गाड़ी नंबर तो पता है काली करोला में डिग्गी में फाइल रख के गया, नाम उसने अपना बशीर बताया, बशीर नाम कुछ और था, लेकिन इधर कौन सी अदालतें उस पर कार्रवाई करेंगी? है कोई जगह पाकिस्तान में? देखिए भट्टी साहब, अभी हाल क्या है, आईबी उनके पास है, यानी स्पेशल ब्रांच उनके पास है, यानी ये वो सारे तो इदारे उनके मुलाजिम बने हुए हैं। यहाँ किसने रिपोर्ट करना है, किसने बताना है, किसी ने नहीं बताना। मीडिया के हवाले से भी आप जैसे लोग हैं जो शोर डाल रहे हैं, जो कौम को बता रहे हैं,
बाकी देखें वो जिस तरह उन्होंने मैनेज किया चैनल, आप मुझे बताने की कई चैनल के मालिकान का राब्ता है उनके साथ कौन क्या कौन बैठा हुआ कहाँ का फील्डिंग सेट की और बाकायदा नरेटिव बना रहे हैं उनका। खुदारा नरेटिव बनाए, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये जो कौम के साथ ये जो जुल्म हो रहा है ना, यानी अच्छा जरा याद करिएगा जस्टिस आसफ सईद खोसा साहब के अल्फाज याद रखिएगा, गॉड फादर और सिजेलियन माफिया। आपने प्रैक्टिकल सबूत देख लिए हैं इस वक्त, कोई और बात रह गई है? अच्छा अदर साहब मैं गुजारिश है कि मलक साहब हमारे भाई, मैं बड़ी जबरदस्त बात आपके सामने रखने लगा हूं। बड़ी मेहरबानी है आपकी। ऐसा बड़ी इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है आर्टिकल 199 और आर्टिकल 184(3। वो यही तो देखना है कि एग्जेक्टिव अपने इख्तियार से तजावज कर रहा है या मुकर्रना अपने जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर निकल रही है। ये बुनियादी यही तो काम अदालतों का है, यानी इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस जो है वो अदालतों का है और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है इनके ऊपर। और ये विद इन द डोमेन, यानी इस आर्टिकल 119 और 184 के हवाले से अगर बैठकर देखें, आप सिर्फ इसको देख लें, जुडिशियल रिव्यू को इस कॉन्टेक्स्ट में देख लें आप। मिसाल के तौर पर मैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का केस आपके सामने रख रहा हूँ, यही वो लोग थे ना जो आकर इतनी सपोर्ट पता नहीं आसमान सर पे उठा लिया कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा काम कर दिया है। आर्टिकल 69 नहीं था उस वक्त सामने कि जनाब वो तो कह रहा था, आप में से हमारे यहाँ बैठे कितने जर्नलिस्ट हैं या कितने लोग हैं जिन्होंने इस बात को ऑब्जेक्ट किया और आगे कहा कि जनाब रात को आ गया ऐसा हो, सारे सपोर्ट करते रहे। सवाल बड़ा सिंपल सी है कि यहाँ ऐसे हालात आ जाए, ऐसे वाकयात आ जाए जब इनको अपना विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क रखना है, स्टैट्यूटरी प्रोविजन के अंदर रखना है, तो आपकी अदालतें ही हैं, अदालतों के अलावा और कोई ठीक है। अच्छा ये बताइए अदर सिद्दीक साहब, ये बताइए कि क्या खतरा क्या है, कोई पनामा 2 का खतरा आ गया है ये केस के हवाले से, जो अदालत ने कहा है कि जनाब इनकी ट्रांसफर ना करें और निगरान जज की दोबारा से प्रिवीजन हो सकती है, या वैसे ही ये बिला वजह खौफ है? देखिए मैं एक बात अर्ज करूं, अभी ये सऊदिया क्या करने गए थे, मैं अभी खुल के बात नहीं कर रहा, एक बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन है। फिर मेरे ख्याल में हमारा राब्ता एक अहम बात पे ही कट गया। जी 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 बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन है। वो जो ट्रांजैक्शन साइट पे लगाने गए थे वो बात हो गई है लीक। आने वाले दिनों में आप देखेंगे, अगर वही नहीं है, मैंने बहुत पहले कहा था कि ऑफशोर कंपनियां सिर्फ यहाँ पर 16-17 आई हैं, ये कोई 30-35 के करीब है। कुछ डाटा किसी ना किसी तरह से, और फिर रीसेंट जो है, यानी मिसाल के तौर पर कुछ चीजें आपके सामने आ जाएंगी। पैसा बाहर से आया इस गवर्नमेंट को टॉपल करने के लिए, लोकल हैंडलर ने जहां जहां खा लिया, वो सारा कुछ सामने आएगा। ये पनामा 2 से ज्यादा बड़ा मैं मामला देख रहा हूँ कि यहाँ बैठकर आप सवाल करें। अच्छा अदर साहब, ये जो पैसा आप कह रहे आया ये तो सुना है कि पिंडी या इस्लामाबाद के किसी खास एयरपोर्ट पे आया था, वो कोई है आपको याद? मुझे तो नहीं याद आ रहा, मेरी आजकल मेमोरी बड़ी वीक हो गई है। अच्छा वो मेरी भी जितनी की मेमोरी आपकी खराब है ना, उतनी की आजकल मेरी भी मेमोरी खराब है, इसके लिए इस जेल में रख लीजिएगा। आपको पता नहीं है कि कई दफा तो और के एयरपोर्टों से जहाज जब उड़ते हैं बैगों में क्या जाता है। मैंने तो ट्वीट की है, मैंने 3 दिन पहले ट्वीट की है कि एयरपोर्टों के ऊपर बहरी जहाजों के जरिए चीजें जा रही हैं। मैं तो ओपनली ये बात कर रहा हूँ। और ये जो अच्छा ये बताएं अदर सिद्दीक साहब, ये हमजा शहबाज साहब का क्या मामला है? कल डिसीजन भी आना है, आप क्या फोरसी कर रहे हैं? और ये जितने उन्होंने इक़दाम किए हैं, कल अगर वो डी सीट हो जाते हैं कानून जो भी कानून फैसला करता है तो फिर क्या इन इक़दाम की हैसियत क्या होगी और क्या कोई तादीबी कार्रवाई भी हो सकती है? देखिए तादीबी कार्रवाई के हवाले से तो मैं आपको बता दूं, मैंने डिप्टी स्पीकर ने जो इलेक्शन सारा करवाया, मैंने नोटिस दे दिए हैं। आज मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने चीफ सेक्रेटरी को नोटिस दिया है कि हमजा का नोटिफिकेशन ये वापस ले, और जितने उन्होंने काम किए, ट्रांसफर पहुंचने की, ये सारा इलीगल है। लेकिन जो असल जो बात है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हमारे यहाँ कुछ दोस्त समझ रहे हैं एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है। ये मैंने ही पॉइंट आउट किया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के लॉयर के तौर पर कि ये एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में फैसला देंगे, इन्होंने मानना नहीं है। आर्टिकल 184(3) के तहत एक तो सुप्रीम कोर्ट ने 12 रुपए फाइल की हुई थी, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और ये आर्टिकल 184(3) के तहत भी फैसला है। और उसमें एक बात बड़ी वादी हो गई, और ये पॉइंट अल्लाह ताला का शुक्र है, ये मेरा ही पॉइंट था कि जनाब ये वोट काउंट नहीं होगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, इट्स अ फ्रूट ऑफ ए पॉइजनस ट्री। और यहाँ अब
25 बंदे तो चले गए यहाँ से, 25 बंदे पहले दिन से ही वोट में थे, जब निकल जाते हैं तो 195 से माइनस कर दें तो तादाद रह गई 172, 186 नॉर्मल तादाद है। वो जो नोटिफिकेशन जारी किया सुप्रीम कोर्ट के बाद, मुझे कुछ यानी एक को वारंट पिटीशन फाइल हो गई है, वो अपनी जगह है, मैंने तो लिख दिया वो नोटिफिकेशन ही गलत है, वो नोटिफिकेशन वापस दिया। और दूसरी बात जो है ना, वहां वोट काउंट नहीं होगा, अगली बात है। उसके बावजूद अच्छा कि हमारे यहाँ दोस्त कुछ ये भूल जाते हैं कि 7 अप्रैल को जब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगी थी तो वोट डालने की मुनर्रफ अरकान को इजाजत दी थी, लेकिन क्वालिफाई किया था कि आर्टिकल 63A के असरात होंगे। तो कौन कहता है कि इसका इतलाक इलेक्शन पे नहीं होगा? फिर वहां आगे आप चले जाएं, इलेक्शन कमीशन के पास सारी बहस हो गई है, वो टेक्निकलिटीज में फंसना चाहते थे। अब मामला है डी सीट होने का, यानी वहां पार्टी डिक्लेरेशन आ गई है, डे लाइट रॉबरी सामने आ गई है, और जस्टिस जाजुल हसन साहब के रिमार्क्स थे कि जाने तो जाने, गुल ना जाने, बाग तो सारा जाने। अदर सिद्दीक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और रोशनी डाली। जी इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।